हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का यह सेशन देखेंगे और जैसा कि सिलेबस अब जो है आपका जारी हो चुका है, आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ी शानदार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन बिहार शिक्षक परीक्षाओं के लिए हो रहा है और सिलेबस में मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंसी है बताने की आवश्यकता नहीं। जब प्राथमिक गणित है तो व्यवहारिक गणित जो एक शिक्षक से अपेक्षाएं की जाती हैं कि वह जब विद्यालय का शिक्षक है तो उसमें जो प्रारंभिक गणितीय सोच है की महत्वता, साथ ही साथ गणित की जो इम्पोर्टेंसी है वो अब आप देखें, गणित एक ऐसा विषय हो जाता है जो सभी के दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है कि नहीं। अब व्यक्ति विशेष देखा जाए वो चाहे गणित से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, मतलब प्रोफेशन में गणित हो या ना हो, व्यवहारिक जीवन में गणित होता ही है निसंदेह। अब चाहे राजनैतिक व्यक्ति हो या फिर व्यक्ति किसी प्रोफेशन में, मान लिया वकील है या पुलिस है या फिर कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो, अर्थशास्त्री हो या कुछ भी हो, गणित सभी व्यक्तियों के दैनिक जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही रीजन है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि बालक के विद्यालयी जीवन के प्रथम 10 वर्ष अर्थात 10वीं कक्षा तक के बालकों को गणित विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। तो गणित की इंपॉर्टेंस ही है ही। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में गणित न हो यह भी कैसे हो सकता है? तो हमने कहा हर व्यक्ति के जीवन में गणित कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गणित के ज्ञान के बिना समाज विशेष के कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े गणितज्ञ कहते हैं। आपने पेडागोजी में भी पढ़ा होगा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड लिख दिया। यह वाक्य था गैलीलियो का। तो ड्यूट कहते हैं कि गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो हागबेन कहते हैं कि गणित सभ्यता का दर्पण है। तो वहीं रोजर बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। तो नेपोलियन ने कहा कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। तो बड़े बड़े विद्वान गणित को लेकर अपने विचारों को रखते हैं। तो गणित निस्संदेह शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखा जाए तो गणित को हम एक कठिन विषय के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। गणित एक बेहद व्यवहारिक विषय है। तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो प्राथमिक गणित सिलेबस दिया गया है पाठ्यक्रम में, आप कहेंगे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने, ये तो लिखा नहीं है। प्राथमिक गणित कह दिया तो सब कुछ कह दिया। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के वह भाग जो हम अंक गणित में पढ़ते हैं, वही प्राथमिक गणित में हमें देखना और समझना होगा। प्राथमिक गणित की बात हो और नंबर सिस्टम न हो तो ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। संख्या पद्धति ही वैसे देखा जाए तो गणित का एक मूल आधार कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि संख्या संबंधी समझ, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, संख्या संबंधी समझ जो है यह गणित का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो संख्या पद्धति निश्चित रूप से आपके परीक्षा में रहेगा और परीक्षा में निसंदेह मैं कह सकता हूं कि कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपके इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और यदि 2 से अधिक प्रश्न हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 1 से 2 प्रश्न
निसंदेह इस टॉपिक से बनेगा, लेकिन ये टॉपिक है भी बड़ा क्योंकि इसकी क्राइटेरिया बृहद है। तो यदि हम इसको पर्टिकुलराइज करके पढ़ें, हम ये जाने, देखिए कोई भी विषय विशेष हो, यदि हमें ये पता हो कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से संभावित प्रश्न परीक्षाओं में बनते रहे हैं, यदि हमें यह आइडिया है, यह विचार है, तो शायद विषय पढ़ने में भी अच्छा हो जाता है। ज्ञान सिस्टमेटिकली मिलता है, जो चीज़ें सीखते हैं वो जल्दी भूलता नहीं, क्योंकि जब चीज़ें एक सिस्टमेटिक सीखी जाती है तो मन में स्थायित्व बनाता है। तो मैं संख्या पद्धति की बात करूं तो अलग अलग शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, इवन सीटेट की बात करें या बिहार की जो अन्य पात्रता परीक्षाएं हुई हैं या बीपीएससी जो परीक्षा कंडक्ट कराता है, उसमें जो संख्या पद्धति के मेन हेडिंग रहे हैं, उसमें कुछ हेडिंग ये है, कुछ हेडिंग क्या, सभी हेडिंग है, कुछ नहीं है। जितनी चीजें मैं बता दूंगा, संख्या पद्धति में जो प्रश्न आएगा निसंदेह पढ़ा पढ़ाया ऐसा होगा। तो मैंने इसको 4 खंडों में बांटा है। जो पहला सेक्शन है, हम इसको अंकीय क्षमता के नाम से जानेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जानेंगे। अब इसको हमने अलग अलग 7 हेडिंग में बांटा है। सबसे पहला है, देखिए ये प्रश्न के प्रकार है, आपको पढ़ने क्या है, मैं संख्या पद्धति के उस सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। और जैसे जैसे मैंने हेडिंग किया है, जैसे जैसे मैंने हेडिंग किया है, वैसे वैसे एक एक हेडिंग लेकर डिस्कशन करेंगे और पूरी एक एक बातें समझाएंगे। मैं शुरुआत में 2-3 मिनट जरूर ले रहा हूं, लेकिन यह भूमिका भी आपके लिए सुनना समझना जरूरी है। एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर टॉपिक के पीछे, और वही चीज मैं यहां पे करूंगा। हर टॉपिक के प्रश्नों के नेचर को एक ओपन क्रम में रख देंगे और एक एक हेडिंग पर फिर डिस्कशन होगी। बहुत ही रुचिकर विषय आपको लगेगा, मैथमेटिक्स। तो पहला है सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यूज ऑफ कोडेड पैटर्न। दूसरा होगा योग पर आधारित प्रश्न। योग से जो प्रश्न बनेंगे, इसमें मुख्यतः 3 टाइप है। पहला है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। हालांकि इसको 2 भागों में मैं बांटूंगा, अभी जब डिस्कशन होगी तो इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है वर्गों के योग पर, तीसरा है घनों के योग पर। तो यह योग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब्स। इसके बाद आते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। इकाई के अंक के ज्ञात करने को हमने 2 भागों में बांटा है, गुणनफल में इकाई का अंक और दूसरा घात में इकाई का अंक। प्रायः परीक्षाओं में इकाई के अंक से यही 2 हेडिंग से प्रश्न बनते रहे हैं। अलग अलग परीक्षा की मैं बात करूं, इवन जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराया है, जिसमें प्राथमिक गणित का रोल है, प्रश्न देखने को मिले हैं। चौथा है सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। कैसे प्रश्न बनेंगे, यह मेंटल एबिलिटी आधारित है, मानसिक योग्यता पर आधारित है, और आपके सिलेबस में मानसिक क्षमता से भी सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं ये बैक टू बैक 3 हेडिंग की इंपॉर्टेंसी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर के प्रश्न। कैसे प्रश्न बनते हैं आपने पढ़ा भी होगा, मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग है। हस्त मिलाप पर प्रश्न, हैंड शेक बेस्ड क्वेश्चन, और संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। तो यह सेक्शन पहले में आप लोग 7 हेडिंग पढ़ेंगे। अच्छा, अभी नहीं कहना नहीं समझ में आया, ये मैं एक प्रकार से सिलेबस अभी बता रहा हूं कि संख्या पद्धति में पढ़ना क्या है। अभी जो प्रश्न की डिस्कशन होगी तो न वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा, बेहतर समझेंगे आप लोग। ये तो बस सेक्शन पहला हो गया। अब सेक्शन दूसरे में क्या चीजें पढ़ेंगे, मैं साइड हो जाता हूं। मैं चाहूंगा कि बाद में अभी वीडियो रोक के इसको सिस्टमेटिकली नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे अब इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। सेक्शन बी, यह विभाज्य का सेक्शन है, डिवीजन सीरीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। नंबर सिस्टम में लगभग एक प्रश्न की पॉसिबिलिटी यहां से फिक्स्ड होती है। अब एक प्रश्न हमने कहा फिक्स्ड होगी, लेकिन वह एक प्रश्न होगा कहां से, यह फिक्स नहीं है। हो सकता है वो भाग के लंबी विधि से दे दिया जाए, या कंडीशनल टाइप का प्रश्न दे दिया जाए, घातांकी भाग का प्रश्न हो, या फिर गुणनखंड विधि का। तो कहने का मतलब ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं। तो विभाज्य में मूल रूप से 4 हेडिंग है। लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन, भाग का लंबी विधि आपने पढ़ा है और बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसको हमने 3 टाइप में बांटा है। पहला है सूत्र पर,
दूसरा है जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, और तीसरा है योग अंतर पर प्रश्न। हालांकि इसको पैटर्न के हिसाब से मैंने 3 भागों में बांटा है, जब हेडिंग की बात आएगी तो क्रम से हम सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट है विभाज्यता की शर्त पर, यह कंडीशनल टाइप का प्रश्न होता है। इसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसा प्रश्न बनता है, जैसे मान लिया कोई संख्या दे दिया, संख्या मान लिया दे दिया 3x 5 4 1 5 1 y। अब कह दिया कि यह संख्या 72 से विभक्त है। किससे? 72 से विभक्त है। अब मैं कह दूं कि बताइए 2x प्लस y का मान क्या होगा। तो इस तरीके का जो प्रश्न आप देखते हैं, यह विभाज्यता की शर्त से है। हालांकि इसमें नेचर और है, केवल इसी प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेगा, और नेचर है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन आपको जानना होगा, जब हेडिंग की बात आएगी तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। अभी केवल आप समझते चलिए। घातांकी भाग के प्रश्न जो डिवीजन सीरीज का हेडिंग है, इसमें 3 टाइप मुख्य रूप से बनते हैं। पहला है सूत्र के प्रश्न, घातांकी योग के भाग पर प्रश्न, और तीसरा है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग ये भी है, रिमाइंडर थ्योरम। और चौथा है भाग के गुणनखंड विधि पर। तो नंबर सिस्टम में सर्वाधिक समय ये 2 खंड लेते हैं, और ये केवल 2 खंड ही नहीं, आप इवन 2 टॉपिक भी कह सकते हैं। तो मतलब विभाज्य एक केवल छोटा सा हेडिंग नहीं है, विभाज्य एक खंड हो जाता है, एक पूरा सेक्शन हो जाता है। तो जब ये चलेगा तो लगभग इसमें अराउंड 1 सप्ताह की क्लास होती है, प्लस ही होगा, माइनस नहीं। तो बहुत अच्छा पार्ट है। और नेक्स्ट में क्या आप लोग पढ़ेंगे? सेक्शन तीसरा है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। गुणनखंड छोटा हेडिंग है, इसमें केवल 3 गुणनखंड छोटा सेक्शन है, इसमें केवल 3 हेडिंग है। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, और तीसरा बनेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, प्राइम फैक्टर की संख्या। और सेक्शन डी मिसलेनियस सीरीज है, विविध श्रृंखला है। 2 हेडिंग इसमें मैंने केवल रखा है, अंकों से संख्या बनाना और संख्याओं का सामान्य परिचय। तो यह टोटल सिलेबस पर हमने डिस्कशन किया। अच्छा, ये पूरे प्राथमिक गणित का सिलेबस नहीं है, ये तो केवल एक टॉपिक का सिलेबस है। ये प्राथमिक गणित में केवल पहला टॉपिक जो संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में क्या चीजें पढ़नी है, तो एक बार स्क्रीनशॉट पूरा बना लीजिएगा, पहले पेज का, दूसरे पेज का, और ये तीसरे पेज का। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं यहां से, सेक्शन पहले का पहला हेडिंग। तो बाकी मैं इरेज कर दूं। चलिए अब यहां से आपका सिलेबस से स्टार्ट होता है, और एक एक हेडिंग जैसा मैंने लिखा है पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अंकीय क्षमता, अभी जो सेक्शन पहला है, अंकीय क्षमता का सबसे पहला हेडिंग क्या? सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, ये सबसे पहला हेडिंग है। यूज ऑफ कोडेड पैटर्न, नाम से ही पता चल गया होगा। क्या पता चला? यह जो है एक रीजनिंग स्किल पर आधारित हेडिंग है। कोडेड पैटर्न से ही पता चल गया होगा, इसमें संकेतों का यूज होता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग आप पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि यदि फ्लावर का कोड ये है, मतलब प्रश्न ऐसा लिखता है किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में समथिंग को क्या लिखा जाएगा। तो एग्जैक्ट प्रश्न संरचना यहां भी यही होता है। एक कोड आपको दिया रहता है, एक संकेत आपको दिया रहता है, और उसी के आधार पर किसी विशेष पर्टिकुलर का हमें डी कोड करना होता है। कैसे प्रश्न होते हैं? तो एक इंट्रोडक्टरी प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमने लिखा क्या?
यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा? चलिए, जैसे इस तरीके के प्रश्न बने, मान लिया मैं ऑप्शन दे दूं 91 है, 93 है, 97 है, मान लिया एक नन आप दीज कर देते हैं, क्या होगा? तो देखा जाए एक प्रकार से यहां पर हमने एक कोड दिया हुआ है। क्या? हमने एक संकेत दिया है। इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि किसी सांकेतिक भाषा में ए स्टार बी को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो उसी सांकेतिक भाषा में 9 स्टार 10 को क्या लिखा जाएगा? तो कहने का मतलब ए स्टार बी का कोड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्टार बी को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यह कोड है, किसका कोड है? ए स्टार बी का। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 9 स्टार 10 का मान क्या है। तो आप ऐसा करिए ना, 9 को मान लीजिए ए और 10 को मान लीजिए बी। 9 को मान लेते हैं ए और 10 को मान लेते हैं बी। तो अब यह बन गया ए स्टार बी, और ए स्टार बी का कोड है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसका? 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब किसका? 10 का स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी। ए का मान 9 है, बी का मान 10 है, तो 9 गुणा 10, 9 इंटू 10। अब कितना आएगा बताइए? 9 का स्क्वायर 81 होगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होगा, और माइनस 9 10 में 90 होगा। कितना आसान है, 100 में से 90 घटा दीजिए, 10 आया, 81 में 10 जोड़ दीजिए 91। या तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लीजिए, 181 में से 90 घटा दीजिए, 91 आएगा। पहला ही विकल्प है। तो मेरे ख्याल से यह एक आसान सा पार्ट है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न और देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, कुछ प्रश्न इस पर और देखते हैं, और इसके बाद तब हेडिंग हम सभी लोग चेंज करेंगे। एक सवाल और देखिएगा। हमने लिखा है यदि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए बटे बी, तो 15 स्टार 3 प्लस 8 स्टार 2 का मान क्या है? चलिए, जैसे मान लिया मैं विकल्प दे दूं 29, 33, 37, और एक मैं लिख दूं नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन मैं अपने को बचने के लिए दे दे रहा हूं। चलिए देखते हैं। हमने क्या लिखा, ध्यान से केवल सुनिएगा। हमने लिखा ए स्टार बी का कोड है ए प्लस बी प्लस ए बटे बी। मतलब जिस लैंग्वेज में ए स्टार बी को लिखा जाता है, क्या? ए प्लस बी प्लस ए बटे बी, उसी लैंग्वेज में इसको क्या लिखा जाएगा? तो पहले आप ऐसा करिए ना, 15 स्टार 3 का मान निकालना, और उसके बाद 8 स्टार 2 का मान निकालना, और दोनों के रिजल्ट को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले 15 स्टार 3 का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 15 स्टार 3 का मान। तो 15 को ए मान लीजिए, 3 को मान लीजिए बी। अब हो गया ए स्टार बी। क्या हो गया? ए स्टार बी। अब ए स्टार बी को लिखा गया ए प्लस ए बटे बी। मतलब पहले ए और बी का मान जोड़ना है, ए प्लस बी मतलब 15 प्लस 3, और प्लस ए बटे बी मतलब ए का मान 15 है, बी का मान 3 है, तो 15 बटे में 3। तो 3 से 15 कट गया 5 बार में, ये 15 3 से कटा, 3 पंचे 15। अब जोड़ लीजिए,
15 3 18, 18 5 23, ये हमें वैल्यू मिला किसका? ये तो हमें 15*3 का मान मिला एग्जैक्ट। इसी प्रकार से हम निकालेंगे किसका मान? 8*2। अब हम किसका मान निकालेंगे? 8*2। ऐसा करिए, 8 को मान लीजिए ए और 2 को मान लीजिए बी। 8 को मानते हैं क्या? ए, और 2 को मान लेते हैं बी। अब ए स्टार बी के पैटर्न में आ गया और ए स्टार बी का कोड दिया हुआ है। ए स्टार बी का कोड है, पहले दोनों का मान जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस ए में बी से भाग करना, यही तो कोड है। तो ए स्टार बी का मतलब पहले इन दोनों का मान जोड़ना है 8 और 2, अब प्लस ए अपान बी, ए का मान 8 है, बी का मान 2 है, 8/2। कुल मिला के ये काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। यही हुआ। अब कितना है? 8 + 2 10, 10 + 4 हो गया 14। बस इसके रिजल्ट को और इसके रिजल्ट को हमें जोड़ना था। क्या करना था? 15*3 का मान 23 है, इसका वैल्यू 23 है। देखिए यहां वैल्यू आ गया 23 और 8*2 का मान आ गया कितना? 14। तो ये दोनों का वैल्यू हमें क्या करना था? प्लस। और जब दोनों का वैल्यू प्लस करेंगे तो ये 23 और प्लस 14 आएगा कितना? यही आएगा 37। देखिए 15*3 का मान आपने कितना निकाला? 23। तो 15*3 के स्थान पर 23 रख दिया। अब यहां प्लस था, 8*2 का मान हमने कितना निकाला? 14। तो ये 23 और 14 ऐड होगा 37। मतलब इन दोनों का रिजल्ट जब जोड़ेंगे तो जब योग निकालेंगे कितना आएगा? 37 आएगा। तो उत्तर सी है। आसान है कि नहीं? यदि आसान है तो मैं एक प्रश्न और देता हूं, लेकिन अब 2 पर्टिकुलर कोड में दूंगा, आप इसको समझिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, एकमात्र प्रश्न देखते हैं और इसके बाद तब हेडिंग बदलेंगे। मिटा दें इसको। यदि A*B बराबर है A² + B² तथा एक कोड और है, क्या? A ट्रायंगल B बराबर है A² - B², तो 3*2 ट्रायंगल 5 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? 169 होगा कि 144 होगा, 189 होगा कि नन ऑफ दीज होगा? ट्राई करिए। चलिए यहां पर हमने 2 पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है। A*B का कोड हमारे प्रश्न में अलग दिया है। A*B को लिखा गया है क्या? A² + B²। और A ट्रायंगल B है जिसका कोड लिखा गया है क्या? A² - B²। यह 2 पर्टिकुलर कोड है और आपसे पूछा है 3*2 ब्रैकेट में और ट्रायंगल में, फिर ट्रायंगल 5 है। तो चलिए सबसे पहले तो आप ऐसा करिएगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, 3*2 का मान निकालना। सबसे पहले 3*2 का मान निकालना, मतलब A*B, मतलब 3 को हमने A मान लिया, 2 को हमने B मान लिया, मतलब ये पैटर्न हो गया क्या? A*B। और A*B का जो कोड है वो है A² + B²। A*B है और A*B का जो कोड बनेगा A², A का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और B का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 हो गया 13। ये वैल्यू हो गया किसका?
ए स्टार बी, मतलब 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 का मान जब हमने निकाला तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 4 हो गया 13। देखिए हमें एक्चुअल मान निकालना था किसका बताइए, हमें वैल्यू निकालना था। ध्यान से सुनिएगा, ब्रैकेट में हमने किया था 3 स्टार 2, ब्रैकेट बंद, और ट्रायंगल में 5 किया था। और हमने देखा कि जब 3 स्टार 2 को हमने कैलकुलेट किया तो 3 स्टार 2 का वैल्यू मिला 13। तो 3 स्टार 2 का मान हमने लिख लिया कितना, 13। देखिए 3 स्टार 2, इसका मान कितना हो गया 13, और ये ट्रायंगल 5, यही तो बना। मेरी बात समझ पाए, 3 स्टार 2 का मान कितना मिला 13, तो 3 स्टार 2 के स्थान पे हमने 13 लिख दिया, और ट्रायंगल त्रिभुज कितना 5। अब 13 को मान लीजिए ए और 5 को मान लीजिए बी, तो ये हो गया कितना, ए ट्रायंगल बी, ए ट्रायंगल बी, और ए ट्रायंगल बी का कोड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जब इसको हल करिएगा तो ए ट्रायंगल बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का मान 13 है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का मान है 5। तो 13 का स्क्वायर हुआ 169, 169, और माइनस 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 144, यही आएगा। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर हेडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं बनना चाहिए, आसान है और परीक्षा उपयोगी भी है। नेचर के प्रश्न अलग अलग, शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग अलग राज्यों के और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे गए, तो है जरूर आसान, लेकिन कभी कभी बहुत आसान हेडिंग भी महत्वपूर्ण होता है। वैसे प्रश्न अपने आप में सभी महत्वपूर्ण होते हैं, हर प्रश्न को महत्वपूर्ण मान के पढ़ेंगे तो पढ़ने और सीखने में इंटरेस्ट उतना ही अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो पहला हेडिंग हो गया। सेक्शन पहला हम लोगों का चल रहा है अंकीय क्षमता। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब आते हैं इसके दूसरे हेडिंग पर। दूसरा हेडिंग क्या था, दूसरा हेडिंग था योग पर प्रश्न। मूल रूप से दूसरा हेडिंग क्या था, योग पर प्रश्न। और जब योग के प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे पहला हेडिंग मैंने क्या करवाया था, सिलेबस आपने लिखा है, सबसे पहला हेडिंग मैंने करवाया प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। क्या, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, यही था। अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे 2 मिनट समय दीजिए, मैं इसकी पूरी बेसिक आपके सामने रख दे रहा हूं, इसकी पूरी समझ आपके सामने रख दे रहा हूं, और इसके बाद तब हम सभी लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के योग का प्रश्न हम लोग हेडिंग करेंगे तो एक कंडीशन बताना अनिवार्य होगा। क्या, जब संख्याएं नियमित अंतराल या फिर समांतर श्रेणी में हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर नियमित अंतराल में हो, रेगुलर इंटरवल पर हो, जब संख्याएं कैसी हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी वह श्रृंखला होता है जिसके प्रत्येक पदों में गैप बराबर होता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, जब संख्याएं क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, मतलब नियमित अंतराल में हो। और जब संख्याएं नियमित अंतराल में होंगी तो यहां से 2 कंडीशन बनेंगे जिसकी मैंने चर्चा किया था। 2 कंडीशन बनेंगे। सबसे पहला, जब
योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा बनेगा जब योग ज्ञात हो। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा जब प्राकृतिक संख्याओं के योग के प्रश्न की बात होगी तो इसमें सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि वो श्रृंखला है कैसी, किस वे में सीरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमने कहा कि जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, मतलब सभी पदों में गैप क्या हो, बराबर हो, रेगुलर इंटरवल की श्रृंखला हो, सभी पदों में गैप क्या हो, बराबर हो। जैसे यदि 2 का गैप है तो हर पद में 2-2 का ही गैप बने, 3 का गैप है तो सब में 3 का ही 3 गैप बने, तो ये होता है समांतर श्रेणी। और जब संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी तो ये 2 कंडीशन पॉसिबली बन सकते हैं, पहला जब योग ज्ञात करना हो और दूसरा जब योग ज्ञात हो। तो चलिए मैं अब इसकी बात कर रहा हूं, जब योग ज्ञात करना हो तो यह योग निकलेगा कैसे, सवाल तो यह भी है। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो और योगफल निकालना हो तो योग कैसे निकलेगा बताइए। जैसे समांतर श्रेणी है और टोटल n पद है, समांतर श्रेणी है और टोटल कितने पद हैं, n। अब आप हमें बताइए समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है। तो आप कहेंगे n पदों का योग होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये तो होता है। जैसे मान लिया समांतर श्रेणी है और टोटल n पद है, और n पदों का योग समांतर श्रेणी में क्या होता है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन मैं कहूंगा ये सूत्र याद मत रखिए, मैं इसको थोड़ा कंसाइज कर दे रहा हूं, आपको याद रखना सुविधाजनक होगा, समझना सुविधाजनक होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूं, ध्यान से केवल देखिएगा। n/2 विद इन ब्रैकेट, अच्छा यहां जो 2a है, आप हमें बताइए 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये जो 2a है, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं भाई, एक a और एक a जोड़ेंगे तो 2a के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्लस n-1 इंटू d। आप कहेंगे मैंने कहा था कि इसको कंसाइज कर दे रहे, मतलब छोटा कर दे रहे। आप कहेंगे छोटा करने के बजाय तो मैंने बड़ा कर दिया। देखिए n/2 ब्रैकेट के अंदर ये जो 2a लिखा है, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, एक a और एक a जोड़ेंगे तो 2a के बराबर आ जाएगा, और प्लस n-1 इंटू डी, जैसे का वैसा किया। मैंने ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि यह एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी में लास्ट पद का। जैसे श्रृंखला कैसी है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में लास्ट पद l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो बताइए a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर a प्लस n-1 इंटू डी, इसके स्थान पर मैं l लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ बेशक। तो ऐसा करिए ना, n/2 ब्रैकेट में a और प्लस यहां a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, l। बस हो गया, इसको शब्दों में लिख दें तो ये सूत्र एक सुविधाजनक होगा। a का मतलब है श्रृंखला का पहला पद। a का मतलब क्या है, a का मतलब इनिशियल टर्म, फर्स्ट टर्म। तो a का मतलब श्रृंखला का पहला पद, प्लस l का मतलब होता है श्रृंखला का अंतिम पद, लास्ट टर्म। तो a हो गया श्रृंखला का पहला पद, प्लस l हो गया श्रृंखला का अंतिम पद। तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ें और इसमें गुणा करें, किससे, कुल पद की संख्या बटे 2। n का मतलब कुल पद की संख्या बटे 2। तो कहने का मतलब यह है, जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो देखिए योग का कॉन्सेप्ट क्या बना। पहले ब्रैकेट वाला लिखना, a प्लस एल, a का मतलब पहला पद, l का मतलब अंतिम पद। तो श्रृंखला का पहला पद प्रथम पद, और प्लस l का मतलब श्रृंखला का अंतिम पद। पहले इसको जोड़ लीजिए, इसको
ए का मतलब श्रृंखला का पहला पद और प्लस यल का मतलब हो गया अंतिम पद। तो पहला पद अंतिम पद जोड़ लीजिए और इसमें गुणा करिए, किससे? कुल पद की संख्या बटे 2। वैसे बटे 2 आप पूरे पर लगा सकते हैं, और इनटू अभी बच रहा है क्या? यन बच रहा है। यन का मतलब कुल पद की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए क्या बना, एक बार फिर से देखिएगा। योग बराबर बना पहला पद प्लस अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद गुणा करना है कुल पद की संख्या बटे 2। तो वैसे बटे 2 पूरे पर कर सकते हैं और गुणा यन मतलब कुल पद। तो बताइए यह सूत्र आप लोग कब यूज में लाएंगे? बताइए यह सूत्र आप लोग कब यूज में लाएंगे? जब श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो। क्या हो? समांतर श्रेणी में। मतलब आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो गणना में जिसका प्रयोग होता है, जैसे 1 2 3 4। अच्छा पहले बताइए यह समांतर श्रेणी है कि नहीं? बेशक भाई, जब 1 2 3 4 लगातार होगा तो सब में एक एक का गैप होगा कि नहीं? 1 2 3 4 ऐसे लगातार होगा तो सभी में एक एक का गैप होगा। तो कहने का मतलब यदि ऐसी श्रृंखला है योगफल निकालने को, तो आप यह सूत्र बेशक प्रयोग में ला सकते हैं। एक चीज और, प्राकृतिक संख्या की ही संतान होती है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या मतलब जैसे 2 4 6 8। तो यदि सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो सम संख्या भी नियमित अंतराल में होती है समांतर श्रेणी में। भाई जैसे 2 4 6 8 ऐसे लिखा है तो सभी पदों में 2 2 का गैप है कि नहीं? बेशक। तो कहने का मतलब सम संख्याओं का योगफल पूछे तो भी ये सूत्र चलेगा, क्योंकि सम संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होती हैं। और प्राकृतिक संख्या के ही अंतर्गत आती विषम संख्या, ऑड नंबर, 1 3 5 7। तो देखिए 1 3 5 7 ऐसे लिखा है तो भी तो सभी में 2 2 का गैप है। मतलब यदि विषम संख्या का योग पूछा जाए, किसका? विषम संख्या का, तो भी यही सूत्र चलेगा, क्योंकि विषम संख्या भी समांतर श्रेणी में होती है। या फिर आप कह सकते हैं गुणज संख्या, जिसको मल्टीपल नंबर बोलते हैं, अपवर्त वाली संख्या। गुणज संख्या मतलब समझ है ना, ऐसी श्रृंखला जो पहाड़े के रूप में बने, अपवर्त के रूप में, मल्टीपल के रूप में, जैसे 15 30 45 60। ये किसका गुणज है? 15 का। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो गुणज संख्या बने तो गुणज संख्या भी समांतर श्रेणी में होता है, तब भी यही सूत्र चलेगा। या कुल मिला के एक शब्द में मैं कह रहा हूं, अन्य कोई भी श्रृंखला हो, ऐसी सभी श्रृंखला जिसमें सभी पदों में गैप बराबर हो, जैसे 7 हुआ, 17 हुआ, 27 हुआ, 37 हुआ, ऐसी सभी संख्या या ऐसी सभी श्रृंखला जिसके सभी पदों में गैप बराबर का होगा, यह सूत्र यूज करिएगा। बहुत आसान है। मैं अभी इसके प्रश्न कराना शुरू कर रहा हूं, तो अभी इसके प्रश्न कराएंगे, मतलब जब योगफल हमें निकालना हो। तो जब ये ए टाइप हो जाएगा तब हम लोग आएंगे बी टाइप पर। तो पहले मैं साइड में हूं, आप पूरी चीजें सिस्टमेटिक नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए मिटाएं। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए देखें परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं इसके। तो पहले एक छोटे से प्रश्न से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने लिखा प्रथम, पहले 2 3 एकदम बेसिक बेसिक सवाल समझेगा। प्रथम 170 क्रमागत, क्रमागत होता है कंसेक्यूटिव, लगातार। प्रथम 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का
योगफल बताइए। सवाल है प्रथम 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। मतलब एक से लगातार 170 तक आने वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। मतलब मेरे प्रश्न के सेंस को देखें तो प्रथम 170 मतलब एक से लगातार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लगातार कहां तक 170 तक। मैंने आपसे कहा कि एक से लगातार 170 तक के सभी संख्या को जोड़ना हो तो योग क्या होगा। तो पहले एक चीज आपको कंफर्म करना पड़ेगा क्या कि क्या यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। बेशक, क्योंकि सभी लगातार है मतलब सभी पदों में एक एक का गैप है, मतलब यह श्रृंखला निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में है तो योग निकाल लीजिए इस सूत्र से। कैसे। तो योग का कॉन्सेप्ट है पहला पद और अंतिम पद जोड़ लीजिए। पहला कितना है 1, अंतिम कितना है 170। तो ये पहला वाला और अंतिम वाला जोड़ लीजिए 1 और प्लस 170 दोनों को जोड़ लीजिए। अब बटे कितना है 2, मतलब पहला पद 1 है अंतिम पद 170 जोड़कर 2 से भाग करना और गुणा करिए कुल पद की संख्या से, टोटल जितने टर्म है। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कितने पद हो गए 170। भाई सिंपल बात है, यदि एक से लगातार है तो जहां पर पद खत्म है वही कुल पद की संख्या है। यदि एक से लगातार है तो जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कितने पद हो गए 170। अब यह 170 2 से कटेगा 85 बार में। यह 170 2 से कटेगा कितनी बार में 85 बार में। अब इसको जोड़िएगा 171 आएगा गुणा 85 और 171 गुणा 85 करेंगे 171 इंटू 85 कितना आएगा 5 5 सत्ते 35 और 8 43 कैरी 4 लगा 5 0 8 सत्ते 56 5 61 4 65 6 लगा यही आएगा 5 1 5 5 सत्ते 35 और 8 43 3 4 5 1 5 0 8 सत्ते 56 5 61 4 65 5 हासिल 6 लगा 8 1 8 और 6 14 सही है 14,535 आएगा। ये हम सभी का उत्तर है। ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, समझ रहे ना। तो ये हो गया 14,535। लेकिन क्या यह जरूरी है क्या कि शुरुआत 1 से करेगा, ऐसा तो है नहीं। और एक प्रश्न में लिखता हूं वहां पे पद आप सोचिएगा कितने हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये आप समझ लिए हैं ना। ठीक है, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तो सारी चीजें बेहतर समझ में आएंगी। मैं समझाते समय हड़बड़ाहट में कोई चीज नहीं बताता। मेरा उद्देश्य होता है कि 1-2 प्रश्न कम ही सही, लेकिन जितना भी बताया जाए वो आप तक अच्छे से पहुंच सके। भाई सबसे मेन होता है शब्दों का डिलीवरी। यदि शब्दों का डिलीवरी मतलब इस तरीके से डिलीवर किया जाए कि बातें आप तक पहुंचे, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं मैं ही समझूं। तो इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक कर बोलता हूं, आराम से बोलता हूं। कोशिश होती है कि मैं अंतिम स्टूडेंट तक पहुंच सकूं। अंतिम स्टूडेंट का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका गणितीय पृष्ठभूमि थोड़ा सा कमजोर रहा या गणित का अभ्यास काफी दिनों से छूट गया, तो मेरा कोशिश होता है कि मैं उन तक भी पहुंचूं, मेरी बातें उन तक भी अच्छे से पहुंचे। तो सबका अपना पढ़ाने का शैली होता है, तो मैं थोड़ा आराम से चलता हूं। तो कभी ये नहीं सोचना कि 1 घंटे में 2 घंटे में इतना प्रश्न हुआ। हम प्रश्न के क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी और समझ पर फोकस करेंगे। और जब मेरी बातें
एक बार अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा यदि स्पीड भी बढ़ाऊंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहला टॉपिक हमने लिया संख्या पद्धति का। इसमें संक्रियात्मक पहलुओं का ज्ञान, कॉमन करना, पक्षांतर करना, काटना, है ना, ये सारी क्रियाओं का बोध होता है। और जब कैलकुलेशन की क्रिया समझ में आने लगती है ना तो स्पीड में थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। तो देखते हैं कुछ प्रश्न। इस पर मैं एक सवाल और लिख रहा हूं। हमने लिखा, कहां से लिखे चलिए, मैं 66 66 प्लस 67 प्लस 68 66 67 68 69 होते हुए प्लस 230 तक मैं जाऊं और कह दूं कि इसका मान क्या होगा। कहने का मतलब 66 से लेकर 230 तक के सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल क्या होगा। तो देखिए, जब हम योग निकालेंगे तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह श्रृंखला क्या समांतर श्रेणी में है। निसंदेह, क्योंकि जब लगातार है 66 67 68 तो इसका मतलब सभी पदों में गैप एक एक का है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में जब योग निकालते हैं तो कैसे, श्रृंखला का पहला पद और अंतिम पद, श्रृंखला का पहला वाला पद और अंतिम पद, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। तो पहला हो गया 66 प्लस अंतिम हो गया 230, जोड़े और इसमें भाग दें, इससे 2 से। श्रृंखला का पहला पद और अंतिम पद 66 और 230 जोड़े, 2 से भाग करें और गुणा करें कुल पद की संख्या से। लेकिन क्या कुल पद 230 है? बिल्कुल नहीं। एक कुल पद, यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे पूछा कि क्या यहां पर कुल पद 230 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब 1 से शुरू रहा होता, यदि श्रृंखला की शुरुआत 1 से रहा होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 230 तक रहा होता, तब पदों की संख्या होती 230। तो ये 230 पद कब होते? जब श्रृंखला की शुरुआत 1 से रहा होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे होते हुए 230 तक, तब पदों की संख्या 230 होती। लेकिन यहां पर स्टार्ट कहां से है? 66 से। यहां पर स्टार्ट कहां से है? 66 से है। इसका मतलब कुछ पद है जो हमने लिखा ही नहीं। बताइए, कहां से कहां तक हमने नहीं लिखा? 1 से लेकर 65 तक, 66 तक नहीं, 66 से तो हमें शुरू ही करना था। हम देखिए, शुरुआत हमें कहां से करना था? 66 से। इसका मतलब कुछ पद ऐसे हैं, जब हमने स्टार्ट किया 66 से, इसका मतलब हमने पीछे कुछ पद लिखा ही नहीं। कहां से कहां तक हमने नहीं लिखा? 1 से लेकर 65 तक नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि यदि मैं 1 से लिखा होता पूरा 230 तक तो पद होते 230। चूंकि हमने 1 से 65 तक लिखा ही नहीं, इसका मतलब 230 में से उतना ही पद कम है जितना हमने नहीं लिखा। मेरी विचार को समझ पाए? मैंने कहा कि यदि मैं 1 से लिखा होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होते हुए 230 तक, तब पद की संख्या होता 230। लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया? 66 से। इसका मतलब हमने 1 से लेकर 65 तक नहीं लिखा, तो इसका मतलब पूरे 230 पद में से उतना ही पद कम है जितना हमने नहीं लिखा। तो बस 230 में 65 घटा दीजिए, 22 में से 6 गए 16, यही आएगा। 165 कुल पद की संख्या है, 165। क्लियर? तो चलिए अब इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। ये हो गया 6 और 6 3 9, 296/2 और गुणा 165। तो 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यही होगा। 148 का गुणा 165 में गुणा करिए, बस थोड़ा सा गुणा इसमें पड़ेगा। कैलकुलेशन 5 अट्ठे 40 0 4, 5 चौके 20, 8 छक्के 48 और 20 68 और 4 72, हाथ से लगा 7, 5 8 13, 6 चौक 24 और 13 37, 37 और 7 44, हासिल फिर से 4 लगा,
6 का 6 4 10 4 14 हासिल 1 1 1 का 1 1 2 24,420। आप लोग गुणा एक बार चेक कर लीजिएगा। ये है, ये मैंने डुप्लेक्स के नियम से गुणा किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी कैरी वगैरह हासिल वगैरह में गलती हो जाए तो ये है। ये बात समझ पाए हैं? मेन आपको ये कुल पद समझना है। हालांकि बहुत भ्रामक की स्थिति हो कि एक्चुअल पद है कितने, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मैं उसको अभी बता रहा हूं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। कुछ प्रश्न और देखें, पहले एक सामान्य सा प्रश्न और देखिएगा, इस नेचर का प्रश्न बनता भी है जो मैं अभी लिखने चल रहा हूं। हमने लिखा 45 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल बताइए। देखिए मैंने क्या लिखा, सवाल मेरा ये है 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग। गुणज होता है मल्टीपल्स, अपवर्त, पहाड़ा। तो हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है बताइए, किसका अपवर्त पढ़ना है, किसका पहाड़ा पढ़ना है? 45 के। हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है? 45 का। और कितनी बार? 40 बार। 45 के प्रथम 40 गुणज मतलब 45 का पहाड़ा 40 बार तक। फाइंड आउट द सम टोटल ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 45। 45 के प्रथम 40 गुणज का योग, जैसे 45 का पहला गुणज होगा 45, 45 का पहला गुणज 45 होगा, 45 का दूसरा गुणज होगा 90, 45 का तीसरा गुणज होगा 135, और इस तरीके से चलते रहे 45 के प्रथम 40 गुणज मतलब 45 का पहाड़ा 40 बार तक, तो ये होगा 1800। यही तो आएगा। मतलब 45 का पहला गुणज 45 से का 45, 45 का दूसरा गुणज मतलब 45 दूना 90, फिर 45 तिया 135। इसी प्रकार 45 के प्रथम से होते हुए 45 के 40वें गुणज तक आना 1800, और इसी का योग बताना है। कहने का मतलब श्रृंखला ये कहना चाह रहा है, हमें योग किसका बताना? 45 का पहला गुणज 45 प्लस दूसरा गुणज 90, 45 का तीसरा गुणज 135, चौथा गुणज 180, और इसी तरीके से 45 का 40वां गुणज होगा 1800। चलिए बस यही योग हमें निकालना है। अब योग कैसे निकलेगा बताइए। पहले एक चीज हमें कंफर्म करके बताएं कि क्या यह समांतर श्रेणी है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे सभी पदों में गैप भी उतने का होगा। जैसे यदि मैं 15 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो सभी में 15 का गैप होगा। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सभी पदों में 10 का गैप होगा। तो मैंने 45 का पहाड़ा पढ़ा है तो सभी पदों में 45-45 का गैप है, मतलब बेशक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में योग का यही सूत्र चलेगा, क्या? पहला पद और अंतिम पद जोड़कर पहले 2 से भाग करिए। तो पहला पद हो गया 45 प्लस अंतिम पद हो गया 1800, जोड़ने के बाद 2 से भाग करिए और गुणा करिए कुल पद की संख्या से, तो कुल पद 40 है। कैसे पता चला? भाई जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे पद भी तो उतने होंगे। जैसे 45 के प्रथम से होते हुए 40 गुणज तक आए हैं, मतलब ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कितने तक? 1 से लगातार 40 गुणज तक आएंगे तो 40 पद होगा। सिंपल सी बात है। तो ये 2 से 20 बार में कट गया। 45 और 1800 जोड़ लीजिए, 1845 आएगा, और 1845 में गुणा होगा 20 से, कितना आएगा? 18 दूना 36, 45 दूना 90, 36,900 आएगा, 36,900। ये बात समझ पाए? अभी तक जो भी मैंने प्रश्न इस पर कराया, अभी तक मैंने कोई सवाल ऐसा नहीं दिया जिसमें ये पद को लेकर भ्रम की स्थिति हो। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना
ये श्रृंखला देखकर तो पता चल जाता है कि यह समांतर श्रेणी है, लेकिन कंफ्यूजन यहां पर आके हो जाता है। कहां पे? ये कुल पद की संख्या को लेकर डाउट हो जाता है। तो अब यह कुल पद की संख्या निकालेंगे कैसे? तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, और यह तब आप यूज करना जैसे पद को लेकर बहुत भ्रम हो। हाँ, ये चीज पता होना चाहिए कि यह समांतर श्रेणी है। यदि ये कंफर्म हो कि समांतर श्रेणी है, लेकिन पद को लेकर डाउट हो, भ्रामक स्थिति हो, तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। पहले मैं इसको इरेज करता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट देखा। हमने बताया कि समांतर श्रेणी में लास्ट पद यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी, यही होता है। समांतर श्रेणी में लास्ट पद का सूत्र क्या होता है? यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यल का मतलब श्रृंखला का लास्ट पद है, अंतिम पद। ए का मतलब श्रृंखला का पहला पद है। एन का मतलब कुल पद है, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, जिसको सार्वंतर कहते हैं। अब हमें मान लिया कुल पद नहीं पता, कुल पद नहीं पता मतलब हमें एन नहीं पता। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। देखिए एक बार फिर सुनिए, यल का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब पहला पद, एन का मतलब कुल पद, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सभी पदों में जितने का गैप होगा। अब हमें मान लिया एन नहीं पता, हमें एन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए? हमें ये वाला एन निकालना है तो कैसे निकाले? आप ऐसा करिए ना, बाकी बारी बारी से सबको सपरिवार बाएं बुला लीजिए, दाहिने केवल एन को छोड़िए। मैंने क्या कहा? सबको पक्षांतर कर लीजिए बाएं, मतलब सबका यहां पे पक्षांतर करें बाईं तरफ, केवल एन को छोड़कर। एन को छोड़कर बाकी सबको बाएं बुला लीजिए। धीरे धीरे करके बाएं बुलाना, एक साथ नहीं। देखिए कैसे, पहले मैं ए को बुलाता हूं बाएं, तो ए का पक्षांतर इधर माइनस होगा, क्योंकि ए उधर जुड़ रहा है। तो जब ए बाईं ओर आएगा तो यल में से ए माइनस होगा, मतलब यल माइनस ए। ए जब बाएं आएगा तो यल माइनस ए हो गया। अब दाहिने बचा क्या? अब दाहिने बचा एन माइनस वन इंटू डी। तो ये डी इधर गुणा हो रहा है, जब डी इधर आएगा तो डी आएगा बटे में। इतनी बात समझ में आए? पहले ए बाएं आएगा तो यल माइनस ए होगा, और डी जब इधर लाएंगे तो बटे में आएगा। अभी दाहिने क्या बचा? एन माइनस वन, और माइनस वन इधर प्लस वन हो जाएगा। बस यही हो गया एन। एन का मतलब कुल पद। तो देखिए, कुल पद की संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम पद में से पहला पद घटाना। क्या करना? देखिए, कुल पद निकालना हो तो अंतिम पद में से पहला पद घटाना, और जितने का डिफरेंस हो, जितने का अंतर हो, भाग करना, और प्लस वन। फिर से सुनिए, हमने ये कैसे किया? हमें एन निकालना था, तो मैंने कहा बाकी सबको बारी बारी से बाएं बुला लीजिए। एन को छोड़कर बाकी सबका पक्षांतर बाएं करना। कैसे? पहले जब ए बाएं आएगा तो यल में से ए घटेगा, यल माइनस ए। अब दाहिने बचा एन माइनस वन इंटू डी, तो यहां डी गुणा हो रहा है, जब डी को बाएं लाएंगे तो डी बटे में आ जाएगा। अब दाहिने बचा एन माइनस वन, तो माइनस वन इधर आएगा, प्लस वन। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? मैं एक सवाल पहले लिख रहा हूं। हमने लिखा 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63 प्लस 70 प्लस, चलिए 378 कर दिए हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखा जाए, पहले तो हमें यह कंफर्म करना होगा कि क्या यह श्रृंखला समांतर श्रेणी की है। पहले हमें यह चीज कंफर्म करना होगा। तो बेशक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी पदों में गैप साथ साथ का है। देखिए, 42 7 49, 49 7 56, 56 7 63, भाई सभी पदों में गैप 7 का है, तो निसंदेह यह समांतर श्रेणी है। और यदि समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में योग निकलता कैसे है? तो योग निकालने का कॉन्सेप्ट है, पहला पद और अंतिम पद जोड़कर 2 से भाग करें। तो पहला बिल्कुल 42 से, प्लस अंतिम 378 है।
तो पहला अंतिम जोड़कर 2 से भाग करें और गुणा करें किससे? कुल पद की संख्या से। लेकिन सवाल यह है कि कुल पद है कितना, ये तो पता ही नहीं। एक भ्रम हो रहा है, कैसे भाई? ये तो पता है कि 42 पहला पद है, 49 दूसरा पद है, 56 तीसरा पद है, 63 चौथा पद है, लेकिन ये कौन सा पद है अभी तो पता ही नहीं चला। तो जब ऐसी भ्रम हो, कैसे? जब ये कंफर्म तो पता चले कि यह समांतर श्रेणी, देखिए ये तो कंफर्म पता चला है कि समांतर श्रेणी, लेकिन ये कंफर्म नहीं पता चला है कि टोटल पद कितने हैं। भाई बीच में डैश डैश भी लग गया ना, तो एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 4 5 6 7 8, कितना ये तो पता ही नहीं चला। तो कुल पद निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं। क्या? पहले लास्ट पद में से पहला पद घटाइए। तो देखिए यह ए का मान है और यह यल का मान है। तो पहले हम क्या करेंगे? लास्ट पद में से पहला पद घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 336 आएगा, यही आएगा। 36 2 38 और 40 78, सही है। और भाग करें किससे? डी। डी का मतलब सार्व अंतर, सभी पदों में जो गैप है। तो ये सभी पदों में ये गैप कितने का है? 7 का और +1। इतनी बात मेरी समझ में आया कि नहीं? देखिए हम क्या करेंगे, पहले लास्ट में से पहला पद घटाएंगे। तो 378 में से 42 घटाएंगे तो 336 आएगा, और 336 और बटे डी। डी का मतलब सभी पदों में जो गैप है, तो सभी पदों में गैप 7 का है, भाग करिए। हाँ +1 जरूर करें। तो कट करिए, कितना आएगा? यन 7 चौके 28, 7 चौके 28, अब 5 56, 7 अट्ठे 56, 48 और 1 49 आएगा। तो ये 49 है, कुल पद 49 है। एक बार चेक कर लें। 7 चौके 28, 5 आगे 6 56, 7 अट्ठे 56, 48 और +1 करना है, ये वाला 49 आएगा कुल पद। तो चलिए अब जब हम इसको हल करेंगे तो पहले ध्यान रहे, इसको जोड़िएगा तो 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, हासिल 1, 3 और 1 4, 420 बटे 2 और गुणा 49। अब 420 बटे 2 मतलब 420 का आधा 210 होगा। अब 210 का गुणा 49 में करना। बेहतर यह है कि आप 21 गुणा 49 कर लीजिए और आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। पहले मैं 21 गुणा 49 करता हूं, तो 9 9 दूना 18 और 4 22, हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 1029 और आगे एक 0 बढ़ा दीजिए, 10 290। ये आंसर हो गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग तब करिएगा ना जब बहुत डाउट हो कि कितने पद हैं। अच्छा ये बगल में जरूर लिखना, नहीं तो बाद में ये कंफ्यूजन होगा 49 कहां से आ गया। तो 49 हमने ये पद की संख्या निकाला। अच्छा ये तो अभी तक जो भी प्रश्न आपने देखा, हमने कहीं ना कहीं श्रृंखला बना के दिया था। हमने क्या किया था? श्रृंखला हमने जनरेट करके दिया। लेकिन कभी कभी श्रृंखला आपको बनाना पड़ता है, कभी कभी क्या करना होता है, श्रृंखला हम लोगों को बनाना पड़ता है। देखिए कैसे, एक सवाल मैं लिख रहा हूं और थोड़ा और ध्यान और थोड़ा और धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि जो हेडिंग चला है मैं इसको पूरा कर लूं तब आज की क्लास जो है रोकूं। पहले चूंकि हेडिंग अधूरे पर छोड़ना ठीक नहीं होता, क्योंकि बात के लिए फिर वही दिक्कत होती, फिर से भूमिका बनानी पड़ती। तो पहले एक चीज अच्छे से समझ लें। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक सवाल मैं लिख रहा हूं। हमने लिखा 100 और 200 के बीच उन सभी 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का
योगफल बताइए। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए जो 3 से पूर्णतः विभक्त है, जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए अब देखिए श्रृंखला हमें खुद से बनानी। अब कह रहा है कि 100 और 200 के बीच उन सभी संख्या को जोड़ना है जो 3 से कट जाए। तो हमें जो श्रृंखला बनानी है वो 100 से बड़ा होना चाहिए और 200 से छोटा। इस बीच की सारी संख्याएं लिखिए जो 3 से कटने वाली हो। मतलब आप ऐसे बात समझिए, जैसे यहां पे हो गया 100, यहां पर 100 हो गया और यहां 200 हो गया। अब कह रहा है कि 100 और 200 के बीच, मतलब 100 और 200 के बीच आपको ऐसी सारी संख्याएं लिखनी है जो 3 से कटने वाली हो। तो इसका मतलब स्टार्ट 100 के आगे करेंगे, क्योंकि 100 और 200 के बीच कह रहा है, मतलब 100 को भी छोड़ना है 200 को भी छोड़ना है। अब इसके बीच की अच्छा आप बताएं, 100 के तुरंत बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी? 100 के तुरंत बाद 101 3 से नहीं कटेगा, 102 3 से कटेगा। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है क्या? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाती है। जैसे 101 में अंकों का योग 2 होगा, 1 + 0 + 1, और 2 3 से नहीं कटेगा। 102 3 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 1 + 0 + 2 करेंगे 3 आएगा, और 3 3 से कट जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? 105। अब 3 3 का गैप बना दीजिए, फिर क्या आएगा? 108। ऐसे 3 3 का गैप बनाते चलिए और लास्ट होगा 198 पर। 198 3 से कट जाएगा। देखिए 1 और 9 10, 10 8 18। अब इसके आगे क्यों नहीं होगा? 198 के आगे क्यों नहीं होगा बताइए? 198 के बाद जो संख्या 3 से कटेगी वह 201 होगा। 198 में 3 प्लस करिए 201, और वह लिमिट को पार कर जाएगा। इसका मतलब जो श्रृंखला बनेगा उसका सबसे पहला वाला पद होगा 102 प्लस, अब 3 3 का गैप बनाते चलिए, 105 प्लस 108 प्लस 111 प्लस 114, ऐसे ही चलता रहेगा। चूंकि 200 के बीच, मतलब 200 के ठीक पीछे 198 है जो 3 से कटेगा। अब देखिए यह समांतर श्रेणी है बेशक, क्योंकि सभी पदों में 3 3 का गैप है। अब समांतर श्रेणी में योग हम निकालते कैसे हैं बताइए? समांतर श्रेणी में हम योग कैसे निकालते हैं? पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद जोड़ते हैं। मतलब कौन कौन? 102 और 198, ये दोनों जोड़िएगा और 2 से भाग करना, और गुणा करना है किससे? कुल पद की संख्या से। अच्छा अब बताइए कुल पद कितने हैं? 102 पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेकिन ये पद समझ में नहीं आया कितने हैं। तो जब यह डाउट हो, हाँ ये क्लियर है कि यह समांतर श्रेणी है, लेकिन डाउट कहां हो? पद में, कि भाई कितने पद हैं। ये तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब कुल पद निकालना हो तो सबसे सरल तरीका है क्या? आप अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए। ये पहला पद है और ये लास्ट पद है, तो यल माइनस ए मतलब अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, तो यल माइनस ए मतलब 198 माइनस 102, ये 96 हो जाएगा। अब बटे डी का मतलब सभी पदों में जो गैप है, सभी पदों में गैप 3 3 का है। आप कहेंगे पिछली बार तो 7 से भाग दिए थे। हाँ, जब 7 का गैप था तो 7 से भाग दिए, अब 2 ही का गैप है तो 2 से भाग करें, तो कितना, सॉरी 3 से, 3 का गैप है। तो देखिए लास्ट पद में से पहला पद घटाना, 198 में 102 घटाएंगे 96 बटे 3 और प्लस 1, तो 3 3 9, 3 दूना 6, 32 प्लस 1 33, तो कुल पद हो गया 33। अब जब इसको हल करिएगा, 198 और 102, 102 300, 300 बटे 2 और गुणा कुल पद है 33, तो 300 का जब आधा करेंगे तो 150 आएगा, गुणा 33 करेंगे तो 0, 15 तिया 45 5 4, 15 तिया 45 4 49, 4950 आएगा, 4950, 4950।
क्लियर, समझ में आया? एक सवाल मैं ऐसे ही आपके लिए देता हूं, एक सवाल मैं ऐसे ही आपके लिए देता हूं, उसके बाद तब मैं नया हेडिंग अगले क्लास में लूंगा, है ना? देखिए, प्रश्न मेरा यह है, 100 और 1000 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए जो 11 से विभक्त हो, 11 से। चलिए बताइए। देखिए, 100 के बाद पहली संख्या कौन सी है जो 11 से कटेगी? अच्छा, 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 दूना 22, 11 तिया 33। अभी ये सब दो दो अंक में है, हमें स्टार्ट कहां से करना है? 100 के तुरंत बाद। अच्छा, जब पहाड़ा पढ़ते चले 11 का तो 11 9 99 अभी भी 100 के पहले है। 11 9 99 अभी भी, जैसे पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, फिर होते हुए 11 9 99 अभी भी 100 के पहले है। लेकिन जैसे ही 11 धामे 110 कहेंगे तो 100 के बाद पहली संख्या 110 ही मिलेगा जो 11 से कटेगा। 100 के बाद पहली संख्या क्या मिलेगा? 110। यह 11 से कट जाएगा, 11 धामे 110, तो पहली 110 हो गया। अब 11 11 का गैप बनाते चलिए, 110 और 11 प्लस करेंगे 121, फिर 11 प्लस करेंगे 132, फिर 143, ऐसे ही चलेंगे। लास्ट कहां पे करेंगे बताइए? लास्ट तो मैं आपको बता रहा हूं, 1000 में 11 से भाग करिए, जितना शेषफल आए 1000 में से घटा दीजिए। तो देखिए, जब 1000 में तरीका यही होता है, 1000 में 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, 1 0, ये 0 बार जाएगा, मतलब 10 शेष आया। इसका मतलब यह है कि 1000 में से 10 घटा दीजिए तो यह 11 से कट जाएगा। 1000 में से 10 घटाएंगे 990। अब ऐसे देख लीजिए ना, 1000 के ठीक पहले 990 है, यही 11 से कटेगा, 11 9 99 90 बार में। अब इसके बाद क्या होगा? 1001, और वह लिमिट को पार कर जाएगा। तो यह चीज कंफर्म है, समांतर श्रेणी है। अब योग निकालना है, कैसे निकालिएगा? बस पहला पद अंतिम पद जोड़िएगा। पहला पद हो गया 110, अंतिम हो गया 990, जोड़िए, 2 से भाग करना और गुणा करना कुल पद से। लेकिन डाउट है कुल पद कितने हैं भाई? ये तो चलिए ठीक है, ये भी पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि पद कितना है। जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, लेकिन कौन सा पद नहीं पता। तो जब कुल पद निकालना हो तो अच्छा, ये ए मतलब पहला पद है, यल मतलब लास्ट पद, तो पहले लास्ट पद में से पहला पद घटाइए, मतलब 990 में से 110 घटाएंगे 880 आएगा। और बटे डिफरेंट कितने का है? सभी पदों में अंतर है 11 का, और +1 जरूर करें। तो 11 8 88, 80 और +1 आ गया 81। तो ये कुल पद हो गया कितना? 81। बस हो गया, ये कुल पद की संख्या ज्ञात हो गया। अब हल कर लीजिए, 990 और 110 जोड़ेंगे तो 900 और 100, 1000, 1100 आएगा। 1100 बटे 2 और गुणा 81, तो ये 550 आएगा। सॉरी, 1100 का आधा 550, 550। अब गुणा कर लीजिए, 55 का गुणा 81 में करके 1 0 बढ़ाना, तो ये 5 आएगा, ये 5, 8 पंचे 40, 5 45, 4, 8 5 40, 4 44, 44 55 के आगे 1 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये हम लोगों का पहले हेडिंग का मतलब, एक हेडिंग मैंने आज क्या बताया? सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। दूसरा हेडिंग था प्राकृतिक मतलब योग पर प्रश्न। अब प्राकृतिक संख्याओं के योग में 2 टाइप था, आज इसका हमने पहला टाइप समाप्त किया।
और बहुत आराम आराम से पूरा एकदम सिस्टमेटिकली हमने समाप्त किया। तो मैं चाहूंगा आज की क्लास पूरा धैर्य से, आराम से पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और तब इसके बाद हम सभी लोग इसके दूसरे हेडिंग, मतलब जब योग ज्ञात हो, इसकी शुरुआत हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।